हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। और आज अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें हमने जो सॉल्यूट यूज किया था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जब आप उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे तो वो ब्रेक नहीं करता। आज हम ऐसे इलेक्ट्रो सॉल्वेंट के सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे जो सॉल्वेंट में ऐड करने से ब्रेक होंगे। अगर ब्रेक होंगे तो आपका जो फॉर्मूले जो अब तक हमने पढ़े ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबके फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो लिखिए आप। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन आयनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट वो दो तरह के होगा। एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। देखो, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ग्लूकोज ले लो। C6H12O6। और इसका आप ले सकते हो KCl CH3COOH। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा, अगर आप 1 मोल ग्लूकोज लोगे ना तो ये 1 मोल ही रहेगा इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन, बट अगर आप KCl ले रहे हो ना 1 मोल, अगर आप इसको ले रहे हो इन चेंज इन सॉल्यूशन, मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूशन में चेंज होगा। तो ठीक है, देखो अब तक जितना हमने पढ़ा वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जितना आपका सॉल्यूट का मोल देते थे उतना ही आप यूज करते थे। बट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वो क्या होगा, जितना आपको मोल देंगे आप उतना नहीं यूज करोगे। हो सकता है उससे ज्यादा है, कम है, तो इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के भी दो केस बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के दो केस बनेंगे, एक होगा डिसोसिएशन वाला केस, डिसोसिएशन, और एक होगा एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और डिसोसिएशन का भी क्या होगा, 100% डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, और पार्शियली डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, तो पार्शियली डिसोसिएशन और 100%। तो क्या होगा, डिसोसिएशन या तो 100% होगा, पार्शियल। ये जो होता है ना आपका 100% डिसोसिएशन, ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, और ये वीक, जैसे ये पार्शियल जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा, वीक इलेक्ट्रो। और जो ये वाला है, मैं इसको एरो करके ऊपर लिख दे रहा हूं, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो 100% डिसोसिएशन का केस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। पार्शियल डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एसोसिएशन में क्या होगा आपका, ये आपका जैसे दो मॉलिक्यूल होंगे आपस में, जैसे आपके, ये इसका बेस्ट आप एग्जांपल ले दो, C6H5COH। ये डाइमर बनाता है, यानी ये दो मॉलिक्यूल बना के C6H5COH बना लेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहेंगे। तो हम इसके बारे में आप क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इनको पढ़ने से पहले ना एक टर्म होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर इन सब में यूज होगा, तो सबसे बेटर है कि पहले मैं आपको वही समझा दूं। तो लिखिए आप टॉपिक, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर्स जो होता है ये हम आई से डिनोट करते हैं। ये क्या हो, किसके बराबर होगा, देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल। देखो ये क्या होता है, नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर total number of moles of particle after dissociation association or dissociation dissociation ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन ठीक है और इसको डिवाइड कर दो आप किससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन है एसोसिएशन और डिसोसिएशन ठीक है तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन और आफ्टर तो मतलब जैसे स्टार्टिंग में जो मोल्स है आप उसको नीचे रखोगे और जब आपका डिसोसिएशन हुआ सॉल्यूशन में ऐसे उसके बाद कितने बचे मतलब इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स इससे आपका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तो आप इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं एक एक करके आगे लिखा रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ ठीक है देखिए अगला है आपका इसी को वेंट ऑफ फैक्टर जो है वेंट ऑफ फैक्टर्स इसको आप ये भी लिख सकते हो ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव मतलब सीधी बात है जो ये आप कैलकुलेटेड वाली ले रहे हो ये वाली प्रॉपर्टी है जब आपने बिना डिसोसिएशन एसोसिएशन को कंसीडर किए हुए फॉर्मूला लगाया होगा और ऊपर वाला जब आपने डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसीडर करके फॉर्मूला होगा तो मतलब ऑब्जर्व जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो ऊपर रहेगी और जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू नीचे आएगी तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव ठीक है ये ऊपर आएगा अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास देखो इसमें भी आप ये कह सकते हो नॉर्मल मोलर मास का मतलब है वो वाला मास जो आप स्टार्टिंग में उसका रहेगा सॉल्यूट और एबनॉर्मल मोलर मास वो वाला मोलर मास है जब आप इसको सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल मोलर मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर एडिंग इन सॉल्यूशन एडिंग इन ठीक है और एबनॉर्मल आएगा आपका एबनॉर्मल ये है जब आपने सॉल्यूशन में ऐड किया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन एडेड इन ठीक है तो जब आप सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे फिर जो उसका देखो एक्चुअल में क्या होगा स्टार्टिंग में जब आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो वो नॉर्मल मतलब नॉर्मल फॉर्म में रहेगा उसमें कोई मतलब वो आयंस में तो ब्रेक होगा नहीं तो उसका नॉर्मल मोलर मास है बट जब आप उसको सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा आयंस में ब्रेक हो गया तो जो उसका उस सॉल्यूट का जो मास आएगा ना वो पहले के कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा अब चेंज होगा ज्यादा होगा कम होगा वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो देखो वंट ऑफ फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो नॉर्मली समझ लो वंट ऑफ फैक्टर क्या होगा ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्व वैल्यू है और डिवाइड बाय कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मास नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास मैंने आपको समझा दिया क्या रहेगा उसके अलावा ये भी कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन ठीक है तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग एक एक करके आपका स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपका टी
डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो। अब देखो डिसोसिएशन में इसमें दो केस है, एक बार 100% डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब अगर 100% आप डिसोसिएशन ले रहे हो, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है NaCl। अब ये किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है ना आयंस में। तो अगर ये 1 मोल होगा, ये स्टार्टिंग में 0 0 है, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1। तो एक चीज देख रहे हो आप, आई का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली कितने मोल्स हो गए, 2, 1 1 2 हो गया, और इनिशियली कितना 1, तो 2/1 हो जाएगा, तो इसका इवेंट फैक्टर 1। ऐसी अगर MgCl2 होता तो इसको क्या लिखते हैं आप, Mg। देखो ये जो होता है इससे 2+ में जाता है, ये 2+ आता और 2Cl-। तो ये स्टार्टिंग में 1 था, 0 0 था, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, देखो टोटल मोल बाद में कितने हो गए, ये इनिशियल है, इनिशियल है, और ये फाइनल। तो इनिशियल कितना 1 है, वो नीचे आएगा, फाइनल कितना 3, तो इसका इवेंट फैक्टर 3 हो गया। ऐसे ही आप AlCl3 भी कर सकते हो। AlCl3 में Al का 3+ होता है और 3Cl- होगा। तो आप देखो स्टार्टिंग में 1 0 0, फिर ये 0, ये 1, और ये 3, ये 0, ये 1, ये 3, तो टोटल कितना हो गया आई का वैल्यू, 4/1, तो 4 आ गया। ठीक है, अब कुछ और बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया होता है H2SO4, तो इसको आप ब्रेक करते तो किस में लिखते हैं, 2H+ और SO4 2-। ये अगर 1 है, ये 0 0 है, ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 3/1। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो फाइनल आपके 3 है, इनिशियल 1 है। ठीक है, ये तो थे जब आपने 100% डिसोसिएशन हो, ये ना क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा 100% डिसोसिएशन, फुली डिसोसिएशन, पार्शियल। अब जो हम करने जा रहे हैं इसमें पार्शियल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, अगला जो है हमारा पार्शियल डिसोसिएशन है। ठीक है, तो जब आप पार्शियल डिसोसिएशन की बात करते हो, तो देखो इसमें क्या होगा आपका, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3CO। ये क्या होता है, 100 वीक एसिड होता है, तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता, ये CH3CO- H+ में ब्रेक होता है। तो ये 1 0 0, मान लो इसका अल्फा ब्रेक हो, मतलब अल्फा अमाउंट ब्रेक हो, ये अल्फा, तो देख रहे हो आई का वैल्यू क्या आ गया, ये सब आयंस को ऐड कर दो, 1 -अल्फा +अल्फा +अल्फा, और डिवाइड बाय 2, ये 1 1, तो ये आ जाएगा 1+अल्फा। ठीक है, तो ये चीज, अब इसमें एक चीज देख रहे हो आप, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आया है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, आई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन हमेशा 1 होगा, तो आपका जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो हमेशा नॉर्मल मोलर मास से कम होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, यानी इसके केस में हमेशा ध्यान रखना, एबनॉर्मल मोलर मास हमेशा कम होगा नॉर्मल मोलर, यानी एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा हमेशा कम होगा नॉर्मल, नॉर्मल मोलर। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ और चीजें, जैसे क्या होता है डिसोसिएशन के केस में आप ये भी ऐसे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज व्हेन एडेड इन। ठीक है, क्योंकि आपका एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आपका नॉर्मल मोलर मास ज्यादा आ रहा है, एबनॉर्मल कम आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है ना आपका जो मोलर मास होगा वो डिक्रीज हुआ होगा इसके केस में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका ना आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एम एबनॉर्मल, एब नॉर्मल जो होगा एम नॉर्मल डिवाइड बाय। ठीक है, ये आप उससे भी निकाल सकते थे, नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, ये चीज जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, अ, ये वाला, इससे भी आई का वैल्यू ये रहा। तो एबनॉर्मल कैसे हो गया, नॉर्मल डिवाइड बाय आई। ठीक है, और आई का वैल्यू ग्रेटर देन है, तो नॉर्मल सी बात है, आपका एबनॉर्मल का वैल्यू कम आएगा। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज व्हेन एडेड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने क्या करा,
हमने ऐसे या जो ब्रेक हो, मतलब क्या है कि उसमें आपका पार्शियल डिसोसिएशन, जैसे ये पार्शियल डिसोसिएशन या 100%। अब हम जो केस करने जा रहे हैं वो है एसोसिएशन में, एसोसिएशन। एसोसिएशन का केस आप सबसे बेस्ट है ये वाला समझो, C6H5 बेंजोइक एसिड, COH है। इसको अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल इसके लेते हैं तो ये डाइमर बनाता है, C6H5, ये डाइमर बनेगा, ठीक है, ये डाइमर बनाता है, इसको बोलते हैं डाइमर। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में 1 है, 0 0 है, 1 माइनस, अगर इसको अल्फा करोगे तो ये अल्फा/2 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू देखो क्या आएगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइड बाय 1। तो ये आ गया 1 - अल्फा/2। तो देखना हमेशा आई का वैल्यू इसके केस में लेस देन 1। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, इसके अंदर लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे आपका मोलर मास बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास इंक्रीज, इंक्रीज इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, इसमें मोलर मास इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में। इसमें एक पॉइंट और है, अगर जनरल फॉर्म होता है जैसे Na से आपका बनता है एक ही An, तो इसके 1 0 लेते, 1 - अल्फा लेते तो ये अल्फा/n। तो इसके केस में आई का वैल्यू आता 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n। ठीक है, और ये बाय माइनस, ठीक है, तो ये चीज आ जाता 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। अब इसी में देखो यहाँ क्या हुआ, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास से आपका एबनॉर्मल मोलर मास आया, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और आई का वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो एम एबनॉर्मल, एब मोलर मास एबनॉर्मल, एम नॉर्मल डिवाइड बाय आई। ठीक है, तो आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं जो करेक्शन, जो फॉर्मुलेज आपने पढ़े थे, करेक्शन इन द फॉर्मुलेज, वो करा देता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए, जो आपने फॉर्मुलेज पढ़े क्या क्या पढ़े, करेक्शन इन द फॉर्मूला क्या होगा, करेक्शन। देखो RLBP का फॉर्मूला क्या बना, RLBP इसका फॉर्मूला क्या था, P0 1 - P1 डिवाइड में P0 1। इसमें ना एक आई जो N2 होगा ना, वहां आई N2 कर देना। मतलब देखो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके सॉल्यूट हैं वो आपके आई टाइम्स बढ़े होंगे सब में, तो यहाँ पे आई N2 आ जाएगा, हर जगह जहां पे भी ये है आई के वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी डेल्टा टीबी, ये हो जाएगा आई KB/m, डेल्टा TF I/KF/m, बस आई का वैल्यू इसमें मल्टीपल आ गया। और पाई जो होता है ये हो जाता है I/N2/V/RT। ICRT लिख लो, इसको बेटर है, ये लिखने से बेटर है। ठीक है, ICRT, मतलब मेन है कि आपका आई से मल्टीपल हो गया सबके केस में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसमें लास्ट एक पॉइंट और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हमको लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, हमने सब एक केस पढ़ा है डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में क्या होता है आपका, RLBP, डेल्टा TF, डेल्टा TB और पाई इंक्रीज होगा, मैं इसको एरो से कर रहा हूँ, इंक्रीज होगा, और मोलर मास डिक्रीज होगा, और मोलर मास डिक्रीज होगा क्योंकि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप अगर एसोसिएशन की बात करोगे, एसोसिएशन की बात करोगे, तो RLBP, डेल्टा TF, डेल्टा TB और पाई जो होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और मोलर मास इसके केस में डिक्रीज, मोलर मास इंक्रीज होगा, और आई का वैल्यू लेस देन। तो ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको मतलब ये और ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, चलिए। अ,
तो देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो यही वाला है जो आप पढ़िए, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत रेफर करना, ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको क्या क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन इतना ग्राम ऑफ। देखो इसके केस क्वेश्चन पहले जैसे ही सॉल्व करने, बस आई का वैल्यू एक है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करना, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू इतना। अब देखो आपको डेल्टा टीएफ दिया हुआ है इन्होंने, डेल्टा टीएफ कितना दिया, 1.6, ठीक है। आपको ये W2 दिया हुआ है 2 ग्राम, W1 दिया हुआ है 25 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आपको केएफ दे रखा है 4.9, ठीक है। ये चीजें दे रखी हैं। आपको पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ द डाइमर। अब देखो यहाँ पे डाइमर बोल रहा है ना, यानी ये डाइमर बना रहा है, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर। तो यहाँ पे डाइमर बना रहा है। तो आप ऐसा करो, ये वाला पार्ट बाद में सॉल्व करना, सबसे पहले फॉर्मूला लगा के आई का वैल्यू निकालना, डेल्टा टी एफ आई के एफ एन, ये होता है। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, के एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है डेल्टा टी के एफ W2 मोलर मास W1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.62। आई का वैल्यू आपको निकालना है, के एफ का वैल्यू 4.9 दिया हुआ है, ये 2 ग्राम दिया हुआ है। और इसका मोलर मास आपको आप जो नॉर्मल मोलर मास है आप उसको यूज कर लीजिएगा, ये रहन दीजिएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन मत यूज करिएगा, डायरेक्ट आपको जो मोलर मास दिया हुआ है वो आप यूज करिएगा। तो इसका मोलर मास कितना है आप कैलकुलेट कर लो, C6H5COH का मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास 122, हाँ, नॉर्मल मोलर मास जो होगा इसका 122, ठीक है। तो जो इसका नॉर्मल मोलर मास है वो 120 है, आप लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। देखो इसका मोलर मास कितना आएगा, C6H5COH है ना, तो 12 × 7, ये आ गया 6, ये आ जाएगा, और 6 7 और 16 32, तो 32, 4 6, 122 आ गया, ठीक है। तो इसका मोलर मास 122 आ गया। और आपको दिया हुआ है क्या, ये हो गया, और इसको है ना, ये डिवाइड कर देना इसको, W1 आपको दिया हुआ है 25 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आई का कुछ वैल्यू आ जाएगा, इससे आई का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सबसे पहले काम ये कर लेना। अब आओ आपको आई का यूज कैसे करना। देखो आप क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया ना कि डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है इसका मतलब क्या है, C6H5COOH जो होगा, ये C6H5COOH, ये 2 मॉलिक्यूल ये बना देगा 2, यही होता है ना डाइमर। तो ये 1 0, ये 1 - अल्फा, अल्फा हमें नहीं पता, अल्फा/2। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2/1। तो ये आई का वैल्यू आ गया 1 - अल्फा/2। तो आई का वैल्यू 1 - अल्फा/2 हो गया। आई का वैल्यू यहां से निकालना और इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, समझे। तो आई का वैल्यू हो गया 1 - अल्फा/2। और आई आपको यहां से निकालना है, यहाँ पुट करना है, अल्फा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ इन्होंने क्या किया है, ठीक है। आई का वैल्यू पॉइंट, आई का वैल्यू कितना लिया है इन्होंने, हम्म, हम्म, ये आप लोग निकाल लेना आई का वैल्यू, मतलब कैलकुलेट कर लेना। ये आई का वैल्यू मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है 0.5504, 0.504, ठीक है।
तो एक तरह से आई का जो वैल्यू होगा आपका ये वाला है, आई का वैल्यू जो इन्होंने दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.504। ठीक है, तो सेम वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 - 0.504, तो अल्फा आ गया आपका 2 × 0.406। ठीक है, बट इनका मत करना आप, डायरेक्ट मैंने जिस तरह समझाया है आप इस तरह से सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में अभी करते हैं। आप लोग इसको दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि इसका डाइमर बनाना है, इसका अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, आपको डेल्टा TF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, तो ये सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी। फॉर्मूला क्या था डेल्टा TF का, I × KF × M। तो आपने ये सारे एक्सप्रेशन पुट करके आई का वैल्यू निकाल लिया। फिर जब आपने आई का वैल्यू निकाला तो आई का जो वैल्यू आएगा जब आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो 0.504 के आसपास आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेना। फिर ये क्वेश्चन में कह रहा है डायमर बनाया, डायमर का तो ऑलरेडी मैंने सिखाया था, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन रहेगा। तो आई का वैल्यू आएगा 1 - अल्फा + अल्फा/2, ये कर लेना आप लोग। फिर आई का वैल्यू आपने यहाँ रखा, ये 1 - अल्फा/2 के बराबर है, तो अल्फा/2 का ये आ गया, आप फाइनली आंसर निकाल सकते हो इस तरह से। तो इसको कर लो सॉल्व, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए, आप लोग इसको कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, मैं बता दूँ। चलिए, ओके, ठीक। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, 2 पॉइंट। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी इतना इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो एक चीज क्या है कि यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और कितने में 1 लीटर में डिजोल्व। ठीक है, ये चीजें दे दी। अब द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन दिस स्ट्रेंथ एसिड वाज इतनी, तो ये डेल्टा TF दे दिया। कैलकुलेट द वेंटॉप फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, वाटर है ना, तो इसका KF आपको इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, किया देख दिया हुआ है, ये समझो पहले आप लोग, फिर उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है इसका, और डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप इसका मास निकालो, जैसे इन्होंने किया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो इस तरह से देखो डेंसिटी क्या होगा। हम्म, देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी आपको दे रखी है 1.06, मास आप निकाल लो, इसका वॉल्यूम आपको दे ही रखा है 0.06 ml, तो इससे मास कितना आएगा, 0.06 इंटू में 1.06। अब देखो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास। तो मास आपको ये दे रखा है 0.06 इंटू में 1.06, मोलर मास आप निकाल लो, इसका CH3COH का मोलर मास कितना आएगा, आपका 60 आता है, देख लेना कैलकुलेट करके, ये जो मोलर 60 लिखा हुआ है ये इसका मोलर मास आता है। तो इस 60 से इसको डिवाइड कर दो, तो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके, हम्म, ये नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गए 0.0106। ठीक है, ये मोल्स। अब आपको ये वैल्यू आ गई ना। अब देखो क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इस ये एक तरह से मोलैरिटी ही हो गई इसकी, M हो गया 0.0106, ये मोलैरिटी हुई। ठीक है, मतलब ये मोलैरिटी आ गई, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ, देखो मोलैरिटी के लिए क्या किया इन्होंने, वही चीज, क्योंकि वॉल्यूम आपको दिया हुआ ना ऑलरेडी 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये 0.016 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, अगर ये चीज आ गई आपकी अब अगला है आपका, मोलैरिटी आ गया आपका। अब
लेकिन आपको यहाँ पे मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी चाहिए था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रुक जाओ। हाँ, इसके लिए आप ये चीज समझो, आपको यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, ठीक है। 1 ग्राम पर ml हुआ था। अब आपको यहाँ पे इन्होंने 1000 ml दिया हुआ है, तो ये 1000 ग्राम आएगा। तो आपको एक तरह से जो मास आएगा इसका, यही सेम चीज फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो मास आएगा आपका 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जो 1 kg के बराबर है। तो जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी होती है वो होती है मोल्स डिवाइड बाय मोल्स, और फिर डब्लू सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स आपके ये रहे 0.0106, और केजी में 1 kg आपको दे रखा है, तो मोलैलिटी कितनी आ गई? 0.0106। ठीक है, तो ये मोलैलिटी है स्मॉल में, ठीक है, ये मोलैलिटी आ गई। अब देखो, आपको मोलैलिटी पता चल गई ना, तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? आई के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टीएफ आपको देखो इसमें कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व दिस इज इतना, तो ये आपको दे दिया है 0.0205। आई आपको निकालना है, के एफ आपका हो जाएगा 1.86 ही रहेगा। आप ये देख लेना, के एफ आपका यही रहता है, कई बार आप वाटर का यूज कर चुके हो, के एफ 1.86 होता है, और एम आपको दे रखा है 0.0106। तो इसकी ये सारी वैल्यूज पुट करके आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो, आप मतलब आई का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके जाना और डिवाइड कर देना, तो आई का वैल्यू जो आएगा आपका, इसके केस में आई का वैल्यू आएगा 1.04, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यू आएगी। अब आइए आपके आगे, अब देखो CH3COH का क्या सीन होता है। CH3COH जो होता है, ये ब्रेक होता है ऐसे, CH3CO- और H+। ये मैंने आपको समझाया हुआ था पहले भी। तो ये H+ में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये 1 0 0 है, ये 1 - अल्फा, अल्फा अल्फा, तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 + अल्फा, ठीक है। तो आई का वैल्यू 1 + अल्फा आ गया ना, तो आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू देखो 1.041, 1 + अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा आ गया 0.041, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू ना, एक ये आ गई, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। अल्फा जो है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है। अब आप ना इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला लिख लो, मैं इसको रब करके आगे इसको और बताता हूँ। जैसे यहां तक तो आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर आपको आगे कर। ठीक है, तो देखिए, अब अगला देखिए आगे, ये चीज भी लिख लीजिएगा। एक तरह से अल्फा आपका क्या आ गया? 0.041, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, जो के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होता है के जो होता है C⁴ 1 - अल्फा के बराबर होता है। C कॉन्सेंट्रेशन होती है, और अल्फा, आप देखो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है आपकी, वो लेस देन है 0.05 से, और अगर लेस देन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 - अल्फा को 1 के बराबर कर देते हैं। तो के जो होगा आपका C⁴ हो जाएगा,
क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0.041 है, ठीक है। तो ये 1 से मतलब 5% से भी कम है, इस वजह से हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर 5% से भी कम आती है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो के क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अब सी आप देखो क्या होगा, आपको वॉल्यूम इतना दे रखा है ना, तो मास आपको पहले से मोल्स कितने निकल, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो सी जो आएगा ना आपका, वो वही होगा 0.0106, यही आपका मोलरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर ही होगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 0.0106 इंटू में 0.041 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर है 0.0106 इंटू में 0.041 का होल स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर। तो के का वैल्यू इससे आ जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए आगे इसको कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन देखो ऐसे निकाला है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो यहाँ पे जो वाटर का है 1 लीटर वॉल्यूम का है, ये एक तरह से इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। 1 + 0.06 ml लियो तो 1.00 मतलब ml, मतलब ये कितना कम है इसके कंपेरिजन, तो डायरेक्ट आप 1 लीटर ले लो, और ऊपर आप नंबर ऑफ मोल्स ले लो 0.0106, तो आपका ये आपका मोलैरिटी आ जाएगा। तो सी अल्फा स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ये कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं हटा देता हूं एक बार, फिर आगे करते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। ये सब आपको करने की, देखो इसके सॉल्यूशन मत करना, इसकी ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया आप डायरेक्ट उसको लिख लेना, के जो होता है सी अल्फा स्क्वायर आएगा। आपको इसके आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत मतलब इसको डिटेल में किया, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो सी तो इन्होंने भी वही यूज किया है और अल्फा भी वही यूज किया, तो आप डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर कर दो, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब मतलब डिटेल मत करना इसमें, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप कुछ मत करना, जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए, तो अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलवेंट ऑफ फैक्टर फॉर द केसीएल सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीट। तो नॉर्मल सी बात है, केसीएल कैसे डिसोसिएट होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, वो बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन, देखो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये 100% डिसोसिएट हुआ है, यानी ये के प्लस और सीएल माइनस में ब्रेक होगा। तो ये 100 था, फिर 011 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या आ गया, 2/1, तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लीजिएगा। ये क्या होगा कि इसमें 100% डिसोसिएशन हुआ, तो स्टार्टिंग में अगर 1 मोल है तो वो पूरी तरह से ब्रेक होके 1 के प्लस और एक सीएल माइनस बनाएगा, तो 1 1 टोटल 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये डिफाइन वाला आप खुद से कर लेना है, सब डेफिनेशन वाला पार्ट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आई की वैल्यू पे कैसे फर्क पड़ेगा, प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट इन द ये सब कर लेना आप लोग खुद से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एट इतना इज इतना, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट इतना। तो देखो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट इतना इज इतना mmHg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन इतने मोल्स ऑफ। देखो आपको फॉर्मूला क्या, और यहाँ लिखा ना अज्यूम कंप्लीट, अब जहां पे ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये 100% डिसोसिएशन वाली बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना T01 T1 T01 I N2/N, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आई क्या निकलेगा, ए बी है ना, ए बी जो है आपका, ये पूरी तरह से ब्रेक होगा ए प्लस और प्लस बी माइनस में। तो ये 1 0 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना है, दोनों को ऐड कर दो, इससे डिवाइड कर देना, तो 2 आ जाएगा। देखो आई का वैल्यू 2 आ गया, N2 आपको 1 मोल दे रखा है, N1 आपको 50 मोल दे रखा है, P1 दे रखा, P0 सब कुछ दे रखा है, आप आंसर निकाल लो। 100 - P1
डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 2 इंटू में 1 डिवाइड बाय 50। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये 75 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन कर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्या, एलिवेशन ऑफ इज नियरली डबल। अब देखो सीधी बात है, ये तो डिसोसिएट होगा नहीं ना, शुगर का तो ये एज इट इज रहेगा, बट इसके केस में क्या होगा, आई आपका 2 आएगा और इसके केस में आई आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डबल नहीं हो गया इसके कंपेरिजन। तो ये चीज देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है जो ब्रेक होगा, और ये ब्रेक नहीं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। बट इसके केस में वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। अब ये अगर वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए अगला क्या कह रहा है आपको। हाँ, ये भी देखो सेम वैसे ही रिपीटेड, इसमें हायर देन इसका वही मेन सेम चीज है। ये आपका जो है ब्रेक नहीं होता, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 रहता है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाता है, इसका आई 2 हो जाएगा, और इसका आई जो होगा ये 1 रहेगा, तो आई 2 है, तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें डबल हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगला देखिए। आउट ऑफ इतना मोलल aqueous सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड KCl विच वन विल। अब ये तो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, ये आप लोग खुद से कर लेना। प्रेडिक्ट द वेदर द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज लेस देन। अब ये आप लोग खुद से करना। ठीक है, देखो ये वाले में क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, या बेंजीन में होगा तो क्या होगा। तो जब आप वाटर में करोगे तो डिसोसिएशन होगा, और बेंजीन में आपका एसोसिएशन होता है। ये आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर वाटर में रहता है तो आपका डिसोसिएशन होता है, ये वाला केस डिसोसिएशन का, ये जो है ये आपका डिसोसिएशन का केस है, और अगला वाला जो है वो एसोसिएशन का केस है। ये आपका एसोसिएशन का केस है, ये डिसोसिएशन का केस है, ये आपका एसोसिएशन। ये थोड़ा वो लिख दिया मैंने, एसोसिएशन का केस है, ये लिख लेना आप लोग। ये जो केस है आपका एसोसिएशन का केस है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन है, ये वो ऊपर वाला डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप लोग ये चीज कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बेसिस पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप ही इसको कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा 78 का बी पार्ट। अब अगला है आपका 79। ठीक है, 79 क्या कह रहा है आपका, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इतना ग्राम इतना टू इतने। अब देखो ये जो CaCl2 ये पूरी तरह से ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा तो इसमें देखो सब कुछ सेम रखोगे, बस आपका चेंज क्या होगा, आई का वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में समझो, CaCl2 जो है ना आपका, CaCl2 ये ब्रेक हो जाएगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, 1 0 0, फिर ये 0, ये 1, ये 2, तो आई का वैल्यू इसके केस में 3 है। ठीक है, तो आई का वैल्यू 3 आ गया। अब आपकी सारी वैल्यूज दे रखी है, वो पुट करके आंसर निकाल लो। जैसे आपको देखो डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TB जो होगा आई KB इंटू एम होगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू ये रहा, KB आपको देखो दे ही रखा है, एम क्या होता है आपको, ये आपको दे रखा है W2, ये आपको W1 दे रखा है, तो आपको मोलर मास दे रखा है ना साथ में CaCl2 का, तो हो तो गया इसमें क्वेश्चन क्या करना है। और पूरा डाइल्यूशन प्रिपेयर्ड, अच्छा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ, ये निकालना ही है ना आपको डेल्टा टी, तो डेल्टा टी भी ऐसे निकाल लेना। 3, ये भी कितना देगा 0.52, ये 0.52 ले लेना, और ये आपको 10 डिवाइड बाई कितना दे रखा है मोलर मास इसका 11,111, और नीचे आएगा 200 1000। ठीक है, तो इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें डेल्टा टी। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ।
कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 ग्राम डिजॉल्व इन इतना एज्यूमिंग MgSO4। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही, बस मैं आपको ये बता देता हूँ MgSO4 का आई क्या रहेगा। आप ऊपर जैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, ये Mg+2+ और SO4 2 माइनस में होगा, ये 1 0 0 है, फिर ये 0 1 1 है, तो आई का वैल्यू इसके केस में 2 है। आई का और फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा टीवी आई के बी इंटू, ठीक है। तो आई का वैल्यू 2 लेके सॉल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 के बाद। अगला है वाई इज द बॉइल, ये सेम ऑलरेडी हमने कर लिया है, इस तरह का क्वेश्चन ये कर चुके हैं। नॉन वोलेटाइल एक्स डिजॉल्व इन इतना इन रिड्यूस द वेपर प्रेशर इतना कैलकुलेट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है, कि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो ये नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आई को आपको कंसीडर नहीं करना, ये एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, हाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है MgCl2 वाले टाइप का, ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। अब हम लोग 81 के आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution which will one will show a largest freezing point depression। तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें दिख रहा है ना आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है। देखो इसमें आई का वैल्यू 2 आएगा, इसमें आई का वैल्यू 3 आएगा, इसमें आई का वैल्यू 1 रहेगा, और इसमें आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, ये 5 है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसके आयंस में ब्रेक होता है ना ये, ठीक है। जैसे आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो इसमें बनेगा 2Al का 3+ और 3SO4 का 2-, ठीक है। और इसको अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आएगा 2Na+SO4 का माइनस। तो इसमें 3 आयन बन रहे हैं, इसमें 5 आयन बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। देखिए 83 क्या कह रहा है आपको, व्हेन व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH मोलर is dissolved in इतने ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी इतना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आपको ये W2 दिया हुआ है, मोलर M2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, और आई दिया हुआ है, तो इजी तो क्वेश्चन है। डेल्टा TF क्या होगा, I KF × M, इस फॉर्मूले को लगा देना, आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आई का वैल्यू निकालना है, निकाल, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद से करें। अगला क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ इतना इतने, ये ठीक है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन द, ये आप लोग खुद से कर लेना, D4 इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको यहाँ पे आई का वैल्यू निकालना है, डेल्टा TF क्या होता है, I KF × M, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना, आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद से कर लेना। अगला क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन 85, इतना M aqueous solution Al please कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इतना M aqueous solution फ्रीज एट, देखो ये आपको ये दे रखा है, KF दे रखा है, M दे रखा है। तो देखो इसमें इसमें आपको ना टेम्परेचर दिया हुआ है कि कितने में फ्रीज होगा, तो डेल्टा TF जो इसका होगा, देखो आप डेल्टा TF क्या लेते हैं, TF0 माइनस TF, तो ये 0-0.06 है, ठीक है। तो ये माइनस और फिर माइनस इसका भी रहेगा ना यार, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है। तो ये आ गया आपका। और देखो AlCl3 है, तो Al का 3+ और 3Cl, 1 0 0 0 1 3, आई का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई का वैल्यू भी 4 आ गया आपका, आई का वैल्यू 4 आ गया, डेल्टा TF ये रहा, और M आपको इसमें दिया हुआ है, तो आपको
नहीं परसेंट, अच्छा आपको इसमें आई निकालना है, सॉरी आई तो आपको निकालना ही है इसमें, मतलब ये पूरा 100% वाला केस नहीं है। तो देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई के एफ, डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है 0.068, आई आपको निकालना है, के एफ आपको ये रहा दे रखा है 1.86, मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.0001, 0.01। तो आई का वैल्यू निकाल लेना, आई का वैल्यू निकाल देंगे तो फिर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो वो फिर आपका निकल जाएगा कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। आई का वैल्यू आ गया तो फिर आप उसमें से निकाल लेना। और जैसे अगर आपके पास, आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो एक बार जब आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो देखो आई का वैल्यू क्या लिखते हैं, AlCl3 है ना, ये चीज समझो आपने, आपको दिया हुआ है AlCl3, ठीक है, तो Al का 3 प्लस हुआ, प्लस में 3Cl माइनस हुआ, ठीक है, तो ये 1 2 0 हुआ, तो ये 1 माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ। तो अगर आप आई का वैल्यू देखोगे तो क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 3L/1, तो ये आ गया 1 प्लस 3L। तो जो भी आई का वैल्यू आएगा उसको, जो भी आप यहाँ से आई कैलकुलेट करोगे उसको 1 प्लस 3 अल्फा कर देना, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। और अल्फा आ जाएगा तो अगर आपको अल्फा परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। आप लोग देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, इस तरह से होना चाहिए वैसे कुछ, ठीक है। चलिए फिर अगला करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला है आपका, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये दे रखा है डिजोल्व इन इतना ग्राम एज्यूम अंडर कम, ये इजी है कर लेना आप लोग, मैंने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आपको समझा दिया 86 टाइप का। इतना सल्फर डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ CH2, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोअर बाय इतना, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको आई नहीं कंसीडर करना है, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि देखो फॉर्म क्या होता है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है KF × M, ठीक है, नॉर्मल देखा जाए तो डेल्टा टी एफ आपको इसमें दिया कितना है, 0.383, के एफ का वैल्यू इतने क्या लिया है, 3.83, अब देखो ये आपको 2.56 दे रखा है ना, 2.56, तो इससे आप मोलर मास निकाल लो, और आपको ये 100 दे रखा है, तो ये 100 आपको वही 1000, ठीक है। यहाँ पे हम ना, हमें नहीं पता ये फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये जो सल्फर यहाँ पे यूज हुआ है वो SX वाला यूज है, तो हमें नहीं पता एक्स क्या है। तो हमने ये सॉल्व करोगे तो एम का वैल्यू आएगा, जो एम होगा वो, उसको अगर आप 32 से डिवाइड करते हो तो एक्स का वैल्यू, क्योंकि अगर आपको एक बात बताओ, अगर आपको फॉर्मूला कहीं पे SX दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे, 32 × X, तो ये जो 32 × X है यही तो मोलर मास के बराबर होगा, जो यहां से एम आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, M/32, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, व्हेन इतना ग्राम ऑफ सल्फर और डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ CH2, द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाय इतना, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एस, ठीक। तो ये आपको दे रखा है, आपने मोलर मास मान लिया एम है, 3.383 ले लिया, और डिवाइड बाय 100/1000 कर दिया, तो इससे फाइनली आपका एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए ठीक है, इसको अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए अगला है आपका 88। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना बेंजोनोइक एसिड डिसॉल्व इन इतना बेंजीन, शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, कैलकुलेट द मेंटा फॉर, प्रेडिक्ट द नेचर। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट डेल्टा टी एफ के आई के एफ इंटू एम यूज करना है, आई के एफ इंटू एम यूज करना है। देखो आई का वैल्यू आपको निकालना है, एम के लिए आपको W2, ये आपका W2 हो गया,
ये आपका W1 हो गया, और ये आपका डेल्टा TF हो गया, ये डेल्टा TF हो गया, और आई के एफ आपको दे ही रखा है, और ये मोलर मास दे ही रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, इजिली हो जाएगा, कर लेना आपको, ठीक है। चलिए 88 कर लेना, अगला देखिए 89। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना। Assume the NaCl undergo the complete dissociation। ना करूंगा, ये इजी है, इसमें आपको क्या करना है, डब्लू लेके करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, तो इसको आप डब्लू डब्लू मान लेना, ठीक है। और मोलर मास इसका आपको दिया हुआ है, डिजोल्व इन इतना, ये आपको W1 दिया हुआ है, ये W1, ये आपको W1 दिया हुआ है, ये आपको M2 दिया हुआ है, और लोअर द ये डेल्टा TF दे रखा है, तो देखो डेल्टा टी एफ के एफ आपका 1.86 है। आई का वैल्यू इसमें 2 लेना पड़ेगा, आई इसमें 2 आएगा, NaCl है ना, तो आई का वैल्यू 2 ले लिया। के एफ आई डब्लू आपको निकालना है, मोलर मास आपको 58.5 दे रखा है, डिवाइड में 37.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका डब्लू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व। चलिए ठीक है, अगला करते हैं। प्रेडिक्ट द वेंट ऑफ फैक्टर। कितने क्वेश्चन है यार, 97, ठीक है, चलिए होने वाले हैं क्वेश्चन, सारे खत्म होने वाले हैं। प्रेडिक्ट द वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन व्हेन इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। तो देखो इसके केस में तो आपका क्या होगा ना, डाइमर बनाएगा। अब डाइमर बनाएगा तो नॉर्मल सी बात है, आई का वैल्यू आपका कम हो जाएगा, तो 90 का जो होगा लेस देन 1 होना चाहिए। 90 में क्या, प्रेडिक्ट द वेदर वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 व्हेन द इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। ठीक है, तो देखो जब ये इथेनॉइक एसिड को बेंजीन में करोगे तो यहाँ पे एसोसिएशन होगी। तो 90 वाला केस है ये वाला, इसमें एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होगा, और यहाँ आई का वैल्यू लेस देन। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आइडियल सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। ये डिसॉल्व इन इतना फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, इसमें आई का वैल्यू 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आप लोग कर लेना 90 वाला, मैं अगला देख रहा हूँ। गिव टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड, ये खुद से कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आप खुद से कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ आपको। अमाउंट ये वही सेम ऊपर करा है हमने क्वेश्चन इस टाइप का। राइट द क्रिटिकल ऑफ रेडियल सॉल्यूशन, बेंजोनाइट डिसॉल्व इन इतना, डिप्रेशन इन इतना मोलर, व्हाट इज द परसेंटेज। ये ऑलरेडी हमने इस तरह का एग्जांपल भी डिस्कस किया है, इस तरह का क्वेश्चन का जो हमने एनसीईआरटी में एग्जांपल किया था वो इसी टाइप का था। तो ये आप लोग खुद से देख लेना, मैं अभी आगे करा रहा हूँ, ठीक है। नाइट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन है ना, तो हाफ हो जाएगा ना इसका। अभी देखो ये 1 है, 0 है, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 होता है, और ये सॉरी अल्फा होता है, ये 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाई 2। ये कंप्लीट हो रहा है नहीं, इसका मतलब कंप्लीट एसोसिएशन मतलब ये 1 माइनस 1, और ये हाफ, तो ये 0 और हाफ आ गया। तो आई का वैल्यू इसके केस में आएगा आपका 0.5। आई जो हो जाएगा इसमें 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये बाद में बचा 0.5, और इनिशियली 1 था, तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसका ये चीज देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला मैं बता देता हूँ। 93 हो गया, अब अगला कौन सा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ dissolved protein in इतने लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना एट इतना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो ये तो इजी, ये आपका क्या है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है। पाई क्या होता है, CRT, सी क्या होगा, डब्लू
बाय एम और वी आर टी। तो देखो पाई कितना दिया हुआ है आपको, एटीएम में दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.035, 3.5 ग्राम दिया हुआ है। इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ये रहा 0.05 लीटर्स, और आर का वैल्यू आपको ये लेना है 0.0821 लेना है, और टी आपको दे रखा है 3 तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेंट आउट मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है, ये नॉर्मल प्रोटीन का है, जो हम लोग नॉर्मल पाई का क्वेश्चन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट होगा तो बताइए। चलिए अगला देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन NaCl पर लीटर, इतना NaCl पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ देखो इस तरह का क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन। बस यहाँ पे आपको क्या होगा, पाई क्या होता है, CRD होता है, यहाँ पे आई का वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगा, तो यानी 2 CRT हो जाएगा। आई का वैल्यू आपने 2 ले लिया है इसमें। सी देखो कैसे आएगा, सी आपका जो आएगा वो आएगा 5.85 डिवाइड बाय मोलर मास 58। ठीक है, इसमें जो आपका ये आपका 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा concentration। क्योंकि ये चीज ना मैंने आपको पहले भी मेरा लेक्चर देखोगे तो बता रखा है, अगर ग्राम पर लीटर दिया है ना तो उसको अगर उसके मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। यहाँ पे आपको ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर दिया है, अगर आप इसको ग्राम पर लीटर को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल पर लीटर मिल जाता है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हुई है, ग्राम पर लीटर को अगर आप मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है, सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 5.85 55.5 से करोगे तो 0.1 आएगा, तो इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मिल गया। प्रेशर आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, और आर की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्मूले को लगा देना। एक तरह से इस फॉर्मूले में अगर लगाओगे आप तो क्या लिखोगे, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा के लिख देता हूँ। पाई का वैल्यू देखो क्या लिखोगे, पाई इधर का 4.75, तो लिख लो 4.75। 2 सी दे रखा है 0.1, आर आप लोगे इसमें अच्छा डिसोसिएशन, आपको ये 2 नहीं लेना यार, 1 + अल्फा लेनी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, मैंने चीज नहीं पढ़ी, इसमें 2 नहीं, आई का वैल्यू निकालना है। ये जो है ना इसको आपको अभी थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl। तो देखो NaCl जो होगा ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, तो 1 0 0 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई का वैल्यू क्या आएगा 1 + अल्फा। तो इसको आपको वहां पे आई की जगह 1 + अल्फा लेना, तो यानी आई सी आपको दे रखा है 0.1, आर आपको दे रखा है 0.0821, और टी आपको 300 का। तो इसको सॉल्व करोगे, जो आई का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट कर देना 1 + अल्फा, यानी जो आएगा आई = 1 + अल्फा है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर ऐसे होता है। तो इसको कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आ सॉल्यूशन इतना Na2SO4 डिजोल्व इन एक्सटेंट ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 95 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सॉल्यूशन है Na2SO4 डिजोल्व इन टू द एक्सटेंट ऑफ इतना, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट इतना। तो इसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 95 है ना, ठीक है। हम्म, हाँ तो ये जो आपको ये दिया हुआ है ना 95, ये आपको देखो क्या कह रहा है, Na2SO4 डिजोल्व टू एक्सटेंट ऑफ इतना, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखो इसको डिसोशिएट कैसे करोगे। Na2SO4 है तो इसको 2Na+ और SO4 क्या आएगा। अब देखो इसको अगर मैं वन, रुको यार, इसको अगर मैं वन करूं, इसको जीरो करूं, इसको जीरो करूं, तो ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ये टू अल्फा हो जाएगा, ये alpha। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, वन प्लस टू अल्फा। अगर इन सबको ऐड करोगे तो वन प्लस टू अल्फा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो दिया ना इतना एक्सटेंड, यानी अल्फा की वैल्यू आपको 0.95 है, अल्फा जो है आपका यहाँ पे ये 0.95। तो अल्फा की वैल्यू 0.95 अब इसमें पुट कर दो, तो आपको फिर इससे आई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आप पुट कर देना इसमें, दो पॉइंट, हम्म, जब इसको पुट करोगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा 2.9 के आसपास। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। अल्फा की वैल्यू वन प्लस टू इंटू 0.95 टू 1.29, मतलब आई का वैल्यू 2.9 आई का वैल्यू 2.9 आ गया। सी आपको दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है और टी दे रखा है, तो आई, अब पाई निकाल लो, पाई तो निकालना है, तो आई आई हो गया, आई का वैल्यू पाई CRT होता है ना, तो आई की वैल्यू हो गई 2.9। सी आपको 0.1 दे रखा है, आर का वैल्यू आप लिख लेना 0.021, 0.0821, और पाई ICRT, टी आपको दे रखा है इसमें 300 केल्विन, ठीक है। तो टी आप ले लेना 300। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, समझे। तो इसको सॉल्व कर लेना, ICRT आपको मल्टीप्लाई कर देना, पाई का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, अभी हम लोग अगला अगला देख लेते हैं। हम्म, चलिए इसको कर लीजिए आप लोग, मैं अगला करा देता हूँ आपको क्वेश्चन। Draw the graph between vapor pressure and temperature and explain the elevation in boiling point। ये आपको मैंने समझा रखा है, वही वाला पूरा कर देना इसमें। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्विंग इतना ग्राम मिलीग्राम ऑफ K2SO4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट इतना केल्विन, एज्यूम इट इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन। तो देखो सेम इजी क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट डिसोसिएशन दिया हुआ है ना, सीधी बात है, आई किसका जो आएगा 3 आ जाएगा। इसके केस में आपको आई जो लेना पड़ेगा वो 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई तो इसमें आप ले लोगे 3। उसके बाद आपको ये मिलीग्राम दिया हुआ है, तो जो W2 दे रखा है आपको वो लेना पड़ेगा आपको 25 × 10⁻⁻, ठीक है। और आप इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 170, जो M2 आएगा वो आएगा 170, ठीक है। ये 174 ग्राम आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, और हाँ वॉल्यूम दे रखा है कितना, 2 लीटर। तो टी दे रखा है आपको कितना, 298 केल्विन, ठीक है। टी आपको 298 केल्विन दे रखा है। तो आपको निकालना क्या, आई पाई निकालना है, तो पाई के लिए सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई क्या होगा 3, सी कितना आया 25 × 10⁻³ डिवाइड बाय 174, और ये आ गया वॉल्यूम कितना देगा 2 लीटर, 2 लीटर। पाई सी, आर का वैल्यू आपको लेना है इसमें। अब देखो आर का वैल्यू जो लोगे उसके बेसिस पे आपका, जैसे मैं एटीएम में निकालना है तो आप इसको 0.082 ले, 0.0821 ले लीजिए, इससे आपका आंसर जो है एटीएम में ना, पास्कल में नहीं आएगा, सॉरी बार में नहीं आएगा। 0.0821 लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एटीएम में आएगा, ठीक है। 0.081 से कर लेना, एटीएम में आ जाएगा। और पाई सी आर टी आपको 298 की दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, पाई सी आर टी, ये आपका आई का वैल्यू हो गया, ये सी हो गया 25 10⁻³ 174 डिवाइड बाई 2 लीटर, और ये 0.0821 लिया, ये आपका जो आंसर देगा वो उसका एटीएम में देगा, अगर बाहर में होता तो 0.0831, ठीक है, और 2 नेट, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेंटो फैक्टर, इतना ये ऑलरेडी कर लेना आप। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर डिसॉल्विंग इतना ग्राम K2SO4 इन इतना लीटर एट इतना अज्यूमिंग, ये सेम ऊपर जैसे मैंने अभी कराया, तो ये आप खुद से कर लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो ये वाला आपको दिया हुआ है, ये भी हमने ऑलरेडी जो SX वाला किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, इतना ग्राम डिसॉल्व इन इतने बेंजीन फ्रीजिंग लोअर बाय इतना। हाँ देखो, ये SX वाला याद है जिसमें किया था मैंने 32। एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था ना 32x वाला, m के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आती है m/32, तो उसको सॉल्व कर लेना, उसी के सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेना। तो मैंने एक तरह से आपको ना सारे क्वेश्चन जितने थे करा दिए, अब आपका मैंने सॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म करा दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, तो चलिए अभी आप लोग इतना कर लीजिए, आगे का बाद में करेंगे, चलिए ओके।